गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हम बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो अपनी फिजिक्स के अंदर है वो फर्स्ट यूनिट अपन स्टार्ट कर चुके थे। फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र। ठीक है, अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के बारे में अपन ने टोटल डिटेल में स्टडी कर लिया था लास्ट जो अपने लेक्चर्स थे उसके अंदर। आगे हमने इस अदिश क्षेत्र की प्रवणता भी इसमें ज्ञात कर ली थी। ठीक है, अदिश क्षेत्र की प्रवणता जिसको अपन क्या लिखते हैं, ग्रेडियंट कोई भी अगर अदिश क्षेत्र ले रहे, जैसे अपन ने विभव ले लिया, विभव को किससे प्रदर्शित करा था, फाई के द्वारा प्रदर्शित करा था, तो उसकी प्रवणता कैसे निकालेंगे, ग्रेडियंट फाई। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई भी एक क्षेत्र है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन आ जाए, इस तरह का कोई क्वेश्चन दे रखा है कि यदि f ऑफ x, y, z इक्वल्स टू ये है तो ग्रेडियंट f ज्ञात कीजिए। किस बिंदु पर ज्ञात करना है अपन को, 1, 2, 3 पर ज्ञात करना है। इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया। अब देखो, सबसे पहले तो जो अपन जानते हैं कि जो ग्रेडियंट निकालते हैं, जो प्रवणता निकालते हैं, वो कौन से क्षेत्र की निकालते हैं, अदिश की या सदिश की, हमेशा अदिश क्षेत्र की अपन प्रवणता निकालेंगे। क्योंकि देखिए अदिश क्षेत्र की जब अपन प्रवणता निकालते हैं तो देखिए ग्रेडियंट यहाँ पे ये क्षेत्र कौन सा दे रखा है अपन को, अदिश दे रखा है या सदिश दे रखा है, कैसे पता करेंगे। अगर सदिश होता तो इसमें क्या होती, डायरेक्शन होती, आई कैप जे कैप के कैप होती। अब इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं दी हुई अपन को, मतलब ये कौन सा क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, अदिश क्षेत्र है। क्लियर। इस क्षेत्र की क्या निकालनी है अपन को, प्रवणता निकालनी है। प्रवणता मतलब ग्रेडियंट निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो अपना ग्रेडियंट होता है, जैसे किसी भी फलन की अपन ग्रेडियंट निकाले, ग्रेडियंट एफ, ग्रेडियंट एफ को अपन लिख सकते हैं, ग्रेडियंट एफ को अपन ने कल लिखा था, अवकलज रूप में इसको लिखा था डेल एफ। इसी तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे जो अपकलज संकारक, ये डेल क्या होता है, ये डेल होता है अपकलज संकारक। और जो अपकलज संकारक होता है, इस अपकलज संकारक का मान होता है अपने पास डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। यही होता है अपकलज संकारक का मान। तो देखिए यहाँ पे अपन को इसका ग्रेडियंट निकालना है, मतलब इसकी क्या निकालनी है, प्रवणता निकालनी है। तो हम जानते हैं कि ग्रेडियंट एफ को अपन कैसे लिख सकते हैं, डेल एफ लिख सकते हैं। और जहाँ पे डेल क्या दे रखा है अपना, डेल अपॉन डेल एक्स, ये होता है फिक्स है। ठीक है, जो कि अपन ने कल निकाला था कि किसी भी प्रवणता का मान कार्तीय निर्देशांक पद्धति में कैसे निकालते हैं, वो अपन ने कल डिटेल में पढ़ लिया था। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो देखिए डेल का मान आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। अब हमको क्या निकालना है, इसकी प्रवणता निकालनी है। तो यहाँ पे ग्रेड एफ, यही मान निकालना है। ग्रेड एफ बराबर हो जाएगा, डेल का मान रख दो डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। इसके अंदर रख दिया अपन ने, डेल का मान रख दिया, एफ का मान क्या दे रखा है, एफ का मान दे रखा है अपन को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए हम इसको कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर अपन के पास पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, आई कैप जे कैप के कैप नहीं है, क्योंकि अपन कौन सा क्षेत्र ले रहे हैं, यहाँ पे अदिश क्षेत्र काम में ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आई कैप जे कैप के कैप होता तो यहाँ पे आई कैप डॉट आई कैप हो जाता, क्योंकि उसके अंदर तो या तो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, आई कैप डॉट आई कैप होता है, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होता है, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सदिश को केवल अपन डॉट कर सकते हैं या क्रॉस कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपने पास सदिश क्यों नहीं ले रहे अपन यहाँ पे काम में, क्योंकि यहाँ पे डॉट और क्रॉस का तो कोई मीन है ही नहीं है। यहाँ पे तो डायरेक्ट डेल को किससे गुणा कर रखा है, एफ से गुणा कर रखा है। इसीलिए अपन यहाँ पे जो प्रवणता काम में लेते हैं वो प्रवणता किसकी निकालते हैं, अदिश क्षेत्र की निकालते हैं, सदिश की नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहाँ पे या तो डॉट होगा या फिर क्रॉस होगा, तभी उसका कोई मतलब होगा। इसमें तो डायरेक्ट मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इसका मल्टीपल कर दीजिए, इसका डायरेक्ट मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा अपने पास डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और साथ में कौन सी डायरेक्शन है, आई कैप, प्लस डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और साथ में कौन सी डायरेक्शन है, जे कैप।
प्लस डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और साथ में कौन सी डायरेक्शन है, के कैप। क्लियर। यहाँ से देखिए डेल अपॉन डेल एक्स, मतलब इसका क्या करना है अपन को, अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष करना है। तो देखिए जब इसका एक्स के सापेक्ष अपन अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 0, क्योंकि किसके सापेक्ष कर रहे हैं अपन, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। वाई स्क्वायर का 0, जेड का भी क्या हो जाएगा 0 के इक्वल, तो यहाँ से आ जाएगा 2x आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ पे x का 0 हो जाएगा और z का 0 हो जाएगा। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो y का अवकलन हो जाएगा यहाँ से 2yj कैप। क्लियर। इसी तरह से z का करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2zk कैप। मतलब ये किसका मान आया अपने पास, ये आया अपने पास ग्रेडियंट f का, ये आ गया अपने पास ग्रेडियंट f। यही निकालना था अपन को कि इसका ग्रेडियंट f ज्ञात करो, लेकिन यहाँ पे आगे क्या दे दिया क्वेश्चन में कि इस बिंदु पे ज्ञात करो। मतलब जहाँ पे अपना x है उसकी जगह पे क्या लिखना है, 1 लिखना है, y की जगह पे क्या लिखना है, 2 लिखना है, और z की जगह पे क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो देखिए ग्रेडियंट f बिंदु 1, 2, 3 पर ये ग्रेडियंट f क्या आ जाएगा, यहाँ से ग्रेडियंट f, x की जगह पे क्या लिख देंगे अपन 1, तो ये आ जाएगा 2i कैप, ठीक है। y की जगह पे क्या लिख देंगे 2, तो यहाँ पे y की जगह पे 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4j कैप। z की जगह पे लिखेंगे अपन 3, तो ये आ जाएगा 6k कैप। ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया अपने पास। तो किसी भी चीज़ का ग्रेडियंट, किसी भी अदिश फलन, कोई सा भी फलन दे दे वो, उसके प्रवणता अपन को इसी प्रकार से निकालनी। केवल उसमें अपन को ध्यान में रखना है कि डेल का मान क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप और डेल अपॉन डेल जेड के कैप। मान रखने के बाद उसको मल्टीपल करना है, और मल्टीपल करने के बाद जो भी राशि आती है उसमें अगर पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट के मान रख दो, अगर नहीं दिया हुआ हो तो यहाँ तक छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ से अपन को क्या पता चल रहा है, देखिए किसी भी अदिश फलन की अगर अपन प्रवणता निकालें तो अपन को कैसी राशि प्राप्त हो रही है, एक सदिश राशि प्राप्त हो रही है। तो अदिश फलन की प्रवणता कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन। इसी प्रकार ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2016 में आया हुआ है। आगे देखिए इसी तरह से ग्रेडियंट निकाला अपन ने, इसी तरह से अपन आगे डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंस के बारे में। डाइवर्जेंस क्या होता है, देखिए आगे अपन बात करेंगे सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। इस डाइवर्जेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी होती है, फ्लक्स। ये अपन ने जो अपने लास्ट लेक्चर था, पिछले लेक्चर में भी इसमें अपन ने डिस्कस किया था। देखिए फ्लक्स क्या चीज़ होती है। जब अपन ने किसी भी सदिश क्षेत्र की बात करी थी तो सदिश क्षेत्र को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं अपन, सदिश बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे मैंने मान लिया ये क्या है, मेरे पास एक सदिश क्षेत्र है, ठीक है, या यहाँ पे मैंने कोई भी एक सदिश क्षेत्र बना दिया, ये मेरे पास एक सदिश क्षेत्र बना दिया मैंने, ठीक है। ये क्या है, इसकी बल रेखा। अगर इस सदिश क्षेत्र के ऊपर कोई भी अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो वो जो स्पर्श रेखा आएगी वो किसको व्यक्त करेगी, उसकी सदिश की दिशा को, ठीक है। तो ये क्या हो गई, कोई भी जो सदिश लिया था अपन ने ए वेक्टर, ये इसकी क्या हो गई, इसकी दिशा हो गई, ये क्या हो गई, इसकी दिशा हो गई। तो सदिश के क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा तो उसकी सदिश की दिशा को व्यक्त करती है। एक बात और अपन ने पढ़ी थी, यहाँ पे अपन किसी भी सदिश के किसी भी बिंदु को अपन ने कोई भी एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया था, ठीक है। इस अल्पांश क्षेत्रफल में से कितनी सदिश रेखाएं गुजर रही है वो उसका क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपन ने लिखा था, या फिर जो अपना इसे एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली जो सदिश बल रेखाएं होती है वो उस सदिश के परिमाण को भी व्यक्त करती है। मतलब अगर मेरे पास ये सदिश क्षेत्र है तो सदिश क्षेत्र का परिणाम कैसे लिखती हूँ मैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, डी फाई बाई डी ए के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे सदिश क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर कोई अपन एकांक क्षेत्रफल ले तो इस एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जितनी भी सदिश रेखाएं होगी, सदिश रेखाओं का मतलब फ्लक्स, ठीक है,
तो सदिश रेखाएं जितनी भी होगी उस सदिश रेखा को अपन क्या कहेंगे, उसका फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, तो ये जो सदिश रेखाएं होगी वो किसको व्यक्त करेगी, उस सदिश के परिणाम को व्यक्त करती है। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। तो देखिए फ्लक्स, यहाँ पे एक राशि आई थी। फ्लक्स एक तरह से अपन समझ सकते हैं कि मेरे पास जैसे पानी का प्रवाह होता है, पानी का प्रवाह मतलब जैसे नदी जा रही है, ठीक है, नदी में अपन क्या करते हैं, एक आयताकार एक फ्रेम लेते हैं, ठीक है, आयताकार फ्रेम को हमने इस तरह से ऊर्ध्वाधर लटका दिया, जैसे यहाँ से पानी जा रहा है और ये आयताकार फ्रेम इस पे लटका हुआ है। ठीक है, ये आयताकार जो फ्रेम है इसका अगर अपन क्षेत्रफल लें तो क्षेत्रफल इसका होता है इसके लंबवत दिशा में। ठीक है, जैसे ये फ्रेम है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। पानी इस तरफ जा रहा है और जो क्षेत्रफल की डायरेक्शन है वो भी इस तरफ है। तो यहाँ से पानी की डायरेक्शन और क्षेत्रफल की डायरेक्शन के बीच में कोण कितना हुआ, 0 डिग्री के बराबर। अगर मैं इसी फ्रेम को इस तरह से रख दूं, ठीक है, और पानी जा रहा है बिल्कुल अपनी डायरेक्शन में, तो इस कंडीशन में क्षेत्रफल की डायरेक्शन कहाँ होगी, इसके लंबवत, इस फ्रेम के लंबवत। अब यहाँ से इस फ्रेम के लंबवत और पानी जा रहा है इधर की तरफ, तो इन दोनों के बीच में अगर अपन कोण देखें तो कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर। अब देखिए ये फ्रेम में से जितना पानी जा रहा है ना वो ही उसका क्या हो गया, फ्लक्स हो गया। ठीक है, ये क्षेत्रफल लिया अपन ने, इस क्षेत्रफल में से जितना अभिवाह हो रहा है, जितना पानी बह रहा है, उस पानी को जो मात्रा होगी वही क्या कहलाएगा, उसका फ्लक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे भी तो अपन ने क्या करा है, यहाँ पे अपन ने ये सदिश क्षेत्र है, सदिश क्षेत्र में कोई भी एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया, इस अल्पांश क्षेत्रफल में से जितनी बल रेखाएं गुजर रही है, जितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है वही उसका क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे इस सदिश क्षेत्र का परिणाम इस एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली जितनी भी सदिश बल रेखाएं हैं वो किसको व्यक्त करेगी, उस सदिश क्षेत्र के परिणाम को व्यक्त करेगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फ्लक्स समझ में आ गया, फ्लक्स क्या चीज है। अब देखिए यहाँ से अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि फ्लक्स को अपन ने लिखा था डी फाई, जैसे यहाँ पे निकाले तो डी फाई बराबर हो जाएगा ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यहाँ से अपन ने ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, अगर अपन पूरे क्षेत्रफल की वजह से निकाले, ठीक है, तो यहाँ से इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ये तो क्या लिया था अपन ने, एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया था, इस अल्पांश क्षेत्रफल की वजह से निकाला था। अगर अपन इसका क्या कर दे, समाकलन कर दे, तो यहाँ से इसका समाकलन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, और इसका आ जाएगा ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसको अपन बोलते हैं सदिश अभिवाह या सदिश फ्लक्स। फ्लक्स हो गया ये, जिसको अपन किससे व्यक्त कराए, फाई के द्वारा व्यक्त कराए। तो ये जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, ए वेक्टर डॉट डी ए के वेक्टर। ठीक है, यहाँ से देखिए ये अपन समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, ये क्षेत्रफल लिया है अपन ने, मतलब इसका क्या कर रहे हैं अपन, इसका पृष्ठीय समाकलन कर रहे हैं। ये पृष्ठी तो लिया है, अगर कोई अपन बॉक्स लेते तो उसका क्या करते, आयतन समाकलन करते, लेकिन अपन ने यहाँ पे कोई लिया है पृष्ठ, तो पृष्ठ ले रहे हैं तो उसका क्या करेंगे अपन, इसमें क्षेत्रीय समाकलन करेंगे, उसका पृष्ठीय समाकलन उसमें करेंगे। तो अपन जो भी समाकलन करा है अपन ने यहाँ पे किसका करा है, इसका पृष्ठीय समाकलन करा है ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब देखिए ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, डॉट को अपन अगर सॉल्व करें तो कैसे लिखते हैं, डॉट को कॉस में कॉस थीटा के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ से ए डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसको ए डी ए कॉस थीटा। अब देखिए जो अपन ने बात करी थी कि फ्रेम कहाँ पे लटका हुआ है, इस तरह से लटका हुआ है ऊर्ध्वाधर, यहाँ पे ए वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच में अगर कोण क्या है अपने पास 90 डिग्री है, उस कंडीशन में cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0,110, मतलब 0 होगी, तो उस कंडीशन में फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 के इक्वल। तो देखिए 90 डिग्री कब था, इस कंडीशन में, मतलब यहाँ पे अगर फ्रेम रखा हुआ है तो ए वेक्टर तो इसके परपेंडिकुलर, पानी जा रहा है इस तरफ, मतलब दोनों के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री का कोण है। उस कंडीशन में फ्लक्स गुजरेगा, पानी गुजरेगा कि इसमें से नहीं गुजरेगा, फ्रेम तो उसके तल में ही रखा हुआ है, लेकिन अगर ऐसे रख दें अपन उस फ्रेम को तो पानी आराम से जाएगा, उसमें से फ्लक्स की मात्रा कुछ होगी। तो देखिए इस कंडीशन में थीटा कितना था, 0 के इक्वल था। तो देखिए ए वेक्टर और डी ए वेक्टर अगर एक ही दिशा में है तो उस कंडीशन में जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, अपना मैक्सिमम फ्लक्स होगा, नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर दोनों के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री है, तो उस कंडीशन में जो अपने पास मान आएगा वो कितना आएगा, 0 के इक्वल। जैसे यहाँ पे अपन ने एक बात की थी, तो ये अपन ने जो क्षेत्रफल लिया था, इस क्षेत्रफल, ये बोर्ड के तल के लंबवत इस तरह से रखा हुआ है, तो यहाँ से देखिए इस क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। और यदि सदिश की बात करें तो सदिश की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, तो दोनों की डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स आया वो क्या आया, ए डी ए।
ठीक है। और यदि इस तरह से अपन रखे हुए रहते हैं इसको, तो इसका डायरेक्शन कहाँ होता है, इसके बोर्ड के तल के लंबवत, ठीक है। ये अपने पास क्षेत्रफल इस तरह से रखा हुआ होता तो इसका क्षेत्रफल का दिशा कहाँ होती, इसके लंबवत होती, और ए वेक्टर कहाँ है, इस दिशा में, तो इसके लंबवत ये वाली दिशा और ए वेक्टर ये वाली दिशा, इन दोनों के बीच में कोण कितना हो जाता, 90 डिग्री। इस कंडीशन में से कोई फ्लक्स गुजरता क्या, नहीं गुजरता, केवल इस कंडीशन में वो फ्लक्स इसमें से जा रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आई। इसी बेस पर अपना सिद्धांत, ये जो डाइवर्जेंस है वो ही अपना, ये डाइवर्जेंस इसी के ऊपर बेस है। तो देखिए, जैसे अपने पास कोई भी एक पॉइंट की अगर अपन बात करें, जैसे यहाँ पे कोई भी एक सदिश है, इस सदिश पे कोई भी एक पॉइंट अपन बना लेते हैं P, ठीक है। इस सदिश पॉइंट पे से कोई भी अपन ने इसके पॉइंट किसी भी बिंदु पर कोई भी एक बंद लूप लिया, इस बंद लूप के किसी भी प्रति एकांक आयतन में से कितना फ्लक्स गुजरता है, वो ही उस सदिश का क्या कहलाता है, डाइवर्जेंस कहलाता है। मतलब जैसे कोई भी अपने पास सदिश है, ए वेक्टर अपन ने लिया है, तो इसका सदिश का जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस को लिखेंगे DIV, डाइवर्जेंस, ठीक है, DIV। तो यहाँ से इस सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, वो किसके बराबर होगा, फ्लक्स कितना कितना लिखा है अपन ने, ए वेक्टर डॉट DA। तो यहाँ से ही आ जाएगा समाकलन ऑफ इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट DA, और किस में से, प्रति एकांक आयतन में से। तो इस एकांक बिंदु आवेश को परिबद्ध करने वाले बंद लूप के प्रति एकांक आयतन में से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा उस सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। प्रति एकांक आयतन में से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो कहलाएगा उस सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। ये क्या है, फ्लक्स। और यदि अपन प्रति एकांक आयतन ले ले, मतलब यहाँ पे अपन ने ये तो कोई बिंदु ले लिया, इस बिंदु के अपन ने कोई भी एक बंद लूप लिया है जिसमें से क्या निकल रहा है, वो फ्लक्स निकल रहा है, और इसी बंद लूप को परिबद्ध करने वाला एक एकांक आयतन ले लिया अपन ने इस तरह से, ठीक है। किसी बिंदु को परिबद्ध करने वाले बंद लूप में से प्रति एकांक आयतन में से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वही उसका क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंस, ठीक। किसी भी बिंदु को परिबद्ध करने वाले बंद लूप के प्रति एकांक आयतन में से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वही क्या कहलाएगा, उसका डाइवर्जेंस। इसी तरह इसकी डेफिनेशन है डाइवर्जेंस की। देखिए, डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर क्या हो गया, पृष्ठीय समाकलन ऑफ ए वेक्टर डॉट DA डिवाइड बाय DB, ठीक है। इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल, ये जो अपन अल्पांश ले रहे हैं वो मिनिमम ले रहे हैं, मिनिमम अल्पांश है, DB अल्पांश है अपना, तो इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट DB टेंस टू 0 1/DB ए वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ठीक है। यही होता है तुम्हारा सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। और ये हमेशा जो डाइवर्जेंस लिया जाता है वो किसका लिया जाता है, सदिश क्षेत्र का लिया जाएगा। इसका भी अपन जैसे प्रवणता निकाली थी अपन ने, प्रवणता को अपन ने कार्तीय निर्देशांक में लिखा था, किस तरह से लिखते हैं, इसी तरह से अपन सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस है वो कार्तीय निर्देशांक में उसका मान किस प्रकार से निकाला जाएगा वो अपन यहाँ पे ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए, जो डाइवर्जेंस होता है वो धनात्मक हो सकता है अपना, ऋणात्मक हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। धनात्मक कब होगा, जैसे अपन पानी के प्रवाह पे बात कर रहे थे, पानी का प्रवाह हो रहा है, जैसे अपने पास टंकी है, टंकी में अपन पानी भर रहे हैं, ऊपर से नीचे से पानी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे टंकी में अपन ने उस टंकी को चलाया नहीं है, केवल पानी भरते जा रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो उसका डाइवर्जेंस होगा, किसी भी बिंदु पर उसके एकांक आयतन में से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मतलब उसमें क्या होगा, बढ़ता जाएगा वो, मतलब उसका क्या है, एक सोर्स उपस्थित है उसका, वहाँ पे टंकी क्या हो गई, उसका एक सोर्स उपस्थित है। अगर मैंने मान लिया कि अपन ने पानी भर दिया एकदम से पूरा फुल, फिर क्या कर दिया, नीचे से टंकी चला दी, ठीक है। टंकी चलाने के बाद वहाँ से जो पानी अपन ने ऊपर वाली टंकी में भरा था वो नीचे आएगा, मतलब एक तरह से वो क्या हो गया, उसका सिंक हो गया। तो देखिए, अगर पानी का प्रवाह अगर बाहर की तरफ हो रहा है, मतलब उस कंडीशन में वहाँ पे उसका क्या उपस्थित है, सिंक उपस्थित है। और यदि टंकी में पानी जा रहा है, मतलब वहाँ पे जो फ्लक्स है वो अंदर जा रहा है, तो वहाँ पे क्या है, उसका सोर्स उपस्थित है। जीरो कब होगा, अपन ने नीचे से तो पानी भर रहे हैं और नीचे से टंकी चला दी,
मतलब जितना पानी भर रहे हैं उतना ही पानी बाहर निकलता जा रहा है। उस कंडीशन में उसमें से जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतना ही फ्लक्स उसका बाहर आ रहा है। तो उस कंडीशन में जो डाइवर्जेंस होगा किसी भी पॉइंट पर, उसका डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। ये तो होगी पानी की बात। अगर अपन बात करें किसी भी सदिश क्षेत्र की, सदिश क्षेत्र नॉर्मल अपन ले लेते हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। विद्युत क्षेत्र अपन ने ले लिया ई वेक्टर। तो देखिए विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है, किसी भी आवेश के कारण, स्थिर आवेश के कारण। तो मेरे पास कोई भी मैंने एक स्थिर आवेश ले लिया, ठीक है। विद्युत क्षेत्र होता है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक आवेश रखा हुआ है, ये मान लिया मैंने एक पॉजिटिव आयन है, ठीक है। यहाँ पे धनात्मक आवेश उपस्थित है। तो यदि इस धनात्मक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो ये विद्युत बल रेखाएं जो अपन बनाएंगे, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं के द्वारा उसको प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि सदिश क्षेत्र को अपन किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, उसकी रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो विद्युत क्षेत्र को अपन ने इस तरह से इसको दर्शा दिया, इसी तरह उत्पन्न होगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर उपस्थित है और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इसकी डायरेक्शन होगी वो किसकी तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, पॉजिटिव टू और दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है। नेगेटिव होती है मतलब पॉजिटिव से बाहर जाती हुई होगी। इस कंडीशन में जो अपने पास वो जो इसका मान होगा डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर, ये हमेशा अपने पास पॉजिटिव होगा, ठीक है। यदि अपने पास नेगेटिव आयन उपस्थित है तो नेगेटिव आयन के कारण जो इसकी क्षेत्र रेखाएं होगी वो इसकी तरफ आती हुई होगी, ठीक है। इस कंडीशन में इसका डाइवर्जेंस जो होगा ई वेक्टर वो हो जाएगा अपने पास नेगेटिव, ठीक है। अगर अपने पास कोई सा भी आवेश उपस्थित नहीं है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, दो ही कंडीशन हो सकती है। अगर नहीं है तो उस कंडीशन में जो डाइवर्जेंस होगा वो कितना आ जाएगा, 0 के इक्वल, ठीक है। देखिए ई वेक्टर का तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ई वेक्टर कब उत्पन्न होगा, आवेश के कारण उत्पन्न होगा, और आवेश अपने दो ही होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर आवेश की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसी के कारण ई वेक्टर उत्पन्न होगा। अगर अपने पास आवेश ही नहीं है तो उसके कारण ई वेक्टर ही उत्पन्न नहीं होगा, मतलब उसका डाइवर्जेंस अपन नहीं निकाल सकते, ठीक है। मतलब डाइवर्जेंस 0 किसका होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ना तो सोर्स उपस्थित हो ना ही सिंक उपस्थित हो, और जिसका डाइवर्जेंस 0 होता है। जैसे मैंने कोई भी क्षेत्र ले लिया ए वेक्टर, अगर इस क्षेत्र का डाइवर्जेंस किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर अगर डाइवर्जेंस है तो ऐसे सदिश को बोला जाता है परिनालिकीय सदिश, ठीक है। तो ऐसे सदिश को क्या बोला जाएगा, परिनालिकीय सदिश। देखिए कोई एग्जाम्पल देखो जिसका डाइवर्जेंस 0 होता हो। चुंबक की बात कर लो, चुंबक में क्या होता है, बल रेखाएं होती है, चुंबकीय बल रेखाएं अंदर एक बंद लूप बनाती है, मतलब जितनी बल रेखाएं उसके अंदर जाती है उतनी बल रेखाएं उसमें से बाहर निकलती है। अंदर की तरफ अगर बात करें तो S से N, और बाहर की तरफ देखें तो N से S। इसी तरह बंद लूप बनाती है, मतलब उसका डाइवर्जेंस क्या हो गया, 0 के इक्वल ही तो हो गया, क्योंकि जितनी बल रेखाएं उसके अंदर जा रही है उतनी बल रेखाएं उसमें से बाहर आ रही है। क्लियर। तो इसका डाइवर्जेंस क्या होता है, हमेशा 0 के बराबर। मतलब डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर की अगर अपन बात करें तो डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर हमेशा क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। परिनालिकीय सदिश इनको अपन बोलते हैं। तो 3 बात बताई, डाइवर्जेंस 0 कब होगा, डाइवर्जेंस ऋणात्मक कब होगा और डाइवर्जेंस धनात्मक कब होगा। तो ये तीनों मान इसके हो सकते हैं। इसी के बेस पे अपन सबसे पहले तो इसका मान निकालेंगे कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति में सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस किस प्रकार से निकाला जाता है।